मेरी 15 साला साली जोया कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था, वो तो गोया एक तूफान निकली। मेरी बीवी फरहा अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को जोया को मेरे पास छोड़ गईं। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ सुला लिया कि कहीं वो नए घर में डर ना जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर। रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैं जान गया कि ये जोया ही होगी, क्योंकि वो उस वक्त पूरे घर में अकेली थी और पहली दफ़ा हमारे शहर इस्लामाबाद रहने के लिए आई थी। शायद उसे रात के इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो एक बारीक सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, उस्मान भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो जोया एक कम उम्री बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताज़ा थी। 15 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो चुका था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद उसके जिस्म का हर हिस्सा वाज़े नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नज़र चुराई और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख कर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे। शादी के वक्त जोला एक छोटी बच्ची थी और मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता था, इसीलिए मैं उसे अब तक वही बच्ची समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और जोया सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक मनाजिर सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने जोया को आवाज़ देकर पूछा, कोई मसला है क्या जोया? वो कहने लगी, उस्मान भाई, ये सोफ़ा बहुत छोटा है और मेरे पाँव बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह लेट नहीं पा रही। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है जोया, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। जोया जैसे ही बेड पर आई, तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी, उस्मान भाई, क्या आप सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए उसके जिस्म से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से उसकी बात मानी, दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं एक कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ, वो क्या करने वाली है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाठे मारने लगा था। मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था, लेकिन फिर जोया ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और फरहा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब फरहा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों की मोहब्बत का सिलसिला शादी तक पहुंच गया। जब मैंने घर वालों को बताया, तो मेरी माँ ने ख़ानदान से बाहर शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मैं उसके बिना एक पल भी नहीं गुजार सकता था। हम दोनों अपनी मोहब्बत में सारी हुदूद पार कर चुके थे। मैंने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो ना मानी, तो मैंने फरहा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को पता चला, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था। जब फरहा के घर वालों को पता चला, तो वो भी खिलाफ हो गए, लेकिन वक्त के साथ मैंने उन्हें राज़ी कर लिया, लेकिन उन्होंने हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था। काफ़ी अरसा हमने भांकों में गुजारा, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और हालात बेहतर हुए, तो फरहा ने अपने घर वालों से मिलना शुरू कर दिया। मुझे वो लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ नहीं दिया था, इसीलिए मैं वहाँ ना होने के बराबर जाता था। इसी वजह से मैंने जोया को कभी सही से देखा भी नहीं था और ना ही वाकिफ था कि वो अब एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई साल महरूम रखा, लेकिन अब फरहा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले साथ नहीं थे, इसलिए मजबूरन फरहा की माँ को बुलाना पड़ा। जब हम अस्पताल गए, तो डॉक्टर ने बताया कि उसे 1-2 दिन दाखिल रहना पड़ेगा, क्योंकि केस काफ़ी मुश्किल है। फरहा के वालिद शहर से बाहर थे, इसलिए उसकी माँ ने छोटी बहन जोया को मेरे पास घर पर छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने जब जोया को देखा, तो हैरान रह गया।
मैं तो फरहा का दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज्यादा हसीन थी। जोया ने फरहा की गैर मौजूदगी में घर के काम बहुत अच्छे से किए। जब वो सोने की तैयारी करने लगी तो मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद दस्तक हुई। वो नीम बरहना नाइटी में थी और कहने लगी कि उसे अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा है। वो सोफे पर लेट गई, लेकिन बेचैनी से करवटें बदलने लगी। जब मैंने उससे बेड पर आने का कहा और खुद उठने लगा, तो उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं सारा दिन का थका हुआ था, इसलिए एक कोने में लेट गया। न जाने कब मेरी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। जब मैं होश में आया तो जोया मेरे बिल्कुल करीब थी। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद खुद को उससे दूर ना कर सका। जब हम अपना मकसद हासिल कर चुके तो जोया ने अपने फोन से हमारी कई तस्वीरें खींची, जिनमें हम एक दूसरे की बाहों में थे। मैं उस वक्त खुश था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला है। अगली सुबह जब मैं अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि फरहा की हालत बहुत खराब है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सारा दिन मैं वहीं रहा, लेकिन उसकी हालत ना बदली। डॉक्टर ने कहा कि उसे मजीद कुछ दिन रुकना होगा। ये सुनकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून मिला कि मुझे जोया के साथ मजीद वक्त मिलेगा। रात को मैं ये कहकर घर आ गया कि जोया अकेली होगी। घर पहुंचा तो जोया बहुत खुश थी। अचानक उसने मुझसे अलमारी की चाबी मांगी। वो फरहा के कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगी और पूछने लगी, आपको इनमें से कौन सा पसंद है? मैंने एक नीली नाइटी की तरफ इशारा किया कि ये फरहा पर बहुत जचती है। ये सुनते ही वो उसे लेकर कमरे से निकल गई, और जब वापस आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो फरहा से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ये मेरे बदन पर ज्यादा जच रही है या आप ही पर? मैंने उसे बाहों में भर लिया और कहा, ये तुम पर बहुत खूब लग रही है। सारी रात उसके साथ गुजारने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो खबर मिली कि फरहा ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। मेरा दिल डूब गया। शाम को उसे छुट्टी मिली तो मैं उसे घर ले आया। फरहा को देखकर जोया का चेहरा उतर गया। मैंने फरहा को लिटाया। उसकी माँ ने मुझे दवाइयों का बताया। जब मैं बाहर लॉन्च में बैठा था तो मैंने जोया को फरहा के कमरे में जाते देखा। थोड़ी देर बाद जोया बाहर आई और अपनी माँ से कहा, चलिए अम्मी, अब हम घर चलते हैं। और वो दोनों चली गईं। मैंने उसे आखिरी बार अलविदाई नजरों से देखा। जब मैं दूध का गिलास लेकर फरहा के पास गया तो वो गुमसुम बैठी थी। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की तो उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, उस्मान, जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना मुमकिन नहीं। मैंने पूछा, ऐसी बात क्यों कर रही हो? फरहा कहने लगी, जोया मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरी फुप्पो की बेटी है, जिसे अब्बू उसके माँ बाप के इंतकाल के बाद घर लाए थे। वो बचपन से ही मुझसे हसद करती थी। उसे हर वो चीज चाहिए होती थी जो मेरी हो। उसे मुझसे इतनी नफरत थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फरहा की आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि जोया ने जाने से पहले उसे वो तमाम वीडियोज और तस्वीरें दिखा दी हैं। मैं सदमे में आ गया। जोया ने सब कुछ एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों खिलौना बन गया था। फरहा की आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। जाते जाते वो फरहा से ये कहकर गई थी कि वो उसकी नीली नाइटी भी ले जा रही है, क्योंकि वो उसे उसके बदन पर ज्यादा जचती हुई लगी थी। मुझे लगा जैसे जमीन फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैं वक्ती लज्जत के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी हार गया था। जोया ने कुछ वक्त बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बड़ी रकमों का मुतालबा करने लगी। मैं जिसे मासूम बच्ची समझ रहा था, वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरा और फरहा का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, क्योंकि उसकी नज़रों में मेरे लिए सिर्फ हकारत है। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।